बच्चों इसके पहले के 4 भागों तक हमारा अध्याय संख्या 3 पूर्ण हो चुका था। इस अध्याय में हमने बच्चों दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेके दिल्ली सल्तनत का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक देखा। वहीं बच्चों उपमहाद्वीप के इतने बड़े क्षेत्र पर इस विशाल साम्राज्य के विस्तार के कारण उसके प्रशासन में जो चुनौतियां आई वो भी हमने देखी, किस प्रकार से यहाँ पे प्रशासन किया जाता था। इस भाग में मैं आपसे बात करूंगा इस अध्याय के जो प्रश्न और उत्तर हैं उनके बारे में। इसमें एक प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न है कल्पना शक्ति के विकास के लिए, जिसमें अपने से पूछा गया है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या है, एक किसान है और आप सुल्तान के द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते, इसके लिए अब आप क्या करेंगे। एक सिचुएशन दी गई है बच्चों, उसमें पूछा गया है कि आप उस स्थिति में क्या करेंगे। तो कर नहीं चुकाने पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हमें अपनी भूमि का त्याग करना पड़ता था। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के समय यदि कोई किसान कर नहीं चुका रहा था तो उसको क्या करना पड़ता था, अपनी भूमि का त्याग करना पड़ता था। वहीं बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, तो उसमें हमारे ऊपर भारी दंड लगाया जाता था जिसे हमें वहन करना पड़ता था। इस समय तो क्या है, अलाउद्दीन के समय तो भूमि का त्याग करना पड़ रहा है और यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के जो भारी दंड है वो लगाए जा रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अब शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1, जिसमें दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की थी। सबसे पहले दिल्ली में राजधानी स्थापित करने वाले थे तोमर राजपूत राजा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, राजधानी स्थापित की। प्रश्न संख्या 2, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो हमने बात की थी बच्चों कि जो ये दिल्ली सल्तनत का पूरा शासनकाल है उसमें प्रशासन की भाषा फारसी भाषा रहेगी। प्रश्न संख्या 3, किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार की बात करें तो जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उनके शासनकाल में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार होता है। प्रश्न संख्या 4, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था। तो ये एक नई जानकारी बच्चों कि इब्न बतूता मोरक्को, अर्थात जो अफ्रीका का एक देश है मोरक्को, वहाँ का ये निवासी था इब्न बतूता। ये वहाँ से क्या आया था, भारत आया था। प्रश्न संख्या 5, न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था। देखें कि न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों का हित इसलिए देखना पड़ता था क्योंकि किसानों से एकत्र किए गए राजस्व से ही क्या होता था, सैनिकों के सभी खर्चों का वेतन और भुगतान होता था। इसलिए क्या होता था, किसानों के हितों का ध्यान रखना इनके लिए आवश्यक था। प्रश्न संख्या 6, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो हमने बात की थी कि सल्तनत अर्थात गैरिसन शहरों के आसपास का क्षेत्र जो उनके लिए खाद्यान्न या फिर अन्य वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता हो वो क्या कहलाता था बच्चों, भीतरी क्षेत्र कहलाता था। वहीं जो सुदूरवर्ती क्षेत्र जैसे बंगाल या फिर दक्षिण भारत के जो नगर हैं वो क्या है, बाहरी सीमा वाले क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। देखें भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित क्षेत्र से है, जहाँ से गैरिसन शहरों की जो आवश्यकताएं होती थी उनकी पूर्ति यहाँ से होती है। कहाँ से, भीतरी क्षेत्रों से। बाहरी सीमा से तात्पर्य है कि इसकी पृष्ठभूमि से बहुत दूर स्थित क्षेत्र कौन है, बाहरी सीमा के अंतर्गत शामिल है, जिसमें बंगाल और दक्षिण भारत के नगरों को शामिल किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 7, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे ये सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे और आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का यदि उल्लंघन करना चाहने के पीछे इनका क्या कारण हो सकता है। अर्थात मुक्तियों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते थे और मुक्ति यदि सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करे या विद्रोह कर रहे हैं तो उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखें इनके कार्यों की बात करें तो इनकी नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी। उन्हें कोई भी इक्ता स्थायी रूप से नहीं दिया जाता था और वे थोड़े समय के लिए देते थे और इसके बाद में उनका स्थानांतरण अन्य इक्ताओं पर कर दिया जाता था, जिससे क्या होगा कि जो दिल्ली सल्तनत के शासक हैं उनको विद्रोह का सामना नहीं करना पड़े।
मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे, जिनसे क्या होता था, मुक्तियों पर नियंत्रण होता था। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और उसी अनुपात में सैनिक रखे जिस अनुपात में राज्य ने उनको अनुपात निर्धारित किया है। अब देखें कि ये जो मुक्ति है वो सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन क्यों करना चाहेंगे, तो जिसमें हम देखेंगे मुक्तियों के ऊपर कठोर नियंत्रण सुल्तान के द्वारा होता था और उन्हें स्थायी रूप से किसी इक्ते की जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी और जल्दी जल्दी उनका अन्य एकताओं में स्थानांतरण कर दिया जाता था। इसलिए ये क्या रहते थे, विद्रोह या फिर उल्लंघन की स्थिति में रहते थे, क्योंकि इनके ऊपर नियंत्रण अत्यधिक कठोर था। प्रश्न संख्या 8, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा। अर्थात हम देख रहे हैं बच्चों, इस समय मंगोलों का जो नेता है वो कौन है, चंगेज खां, और चंगेज खां के बाद में जो विभिन्न मंगोल आक्रमणों के द्वारा दिल्ली सल्तनत को क्या लग रहा है, धक्का लग रहा है। इसके लिए ये क्या प्रयास करेंगे कि दिल्ली सल्तनत को इनका मुकाबला करने के लिए एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी और उन्हें नगद वेतन दिया जाने लगा और वस्तुओं की कीमतों को भी इनके द्वारा नियंत्रित किया गया। इस विशाल सेना के लिए बड़े बड़े गैरिसन शहरों का निर्माण किया गया, जिसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो दिल्ली का पुराना शहर है उसको खाली करवाकर जो जनता निवास करती थी, ये किस में बदल दिया गया, गैरिसन शहर में बदल दिया गया। सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जनता पर और अधिक कर इनके द्वारा लगाए गए। मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा की दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ ले गया, दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया और सांकेतिक मुद्रा या फिर टोकन मनी इनके द्वारा क्या की जाती है, प्रचलित की जाती है। प्रश्न संख्या 9, क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते थे। तो देखें कि आम जनता के जीवन के बारे में इनके द्वारा कोई भी जानकारी नहीं दी जाती थी, क्योंकि ये लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे और ये रहते कहाँ थे, नगरों में, और विशेषकर दिल्ली में ही रहते थे। गांव में ये शायद ही कभी जाते हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि बच्चों आम जनता या फिर आम जनता का जो जीवन है उसके बारे में ये नहीं लिखते थे। ये लेखक अक्सर अपना इतिहास सुल्तानों के लिए ही लिखते थे और उनसे ढेर सारे इनाम पाने की आशा में ही ये लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित जो आदर्श समाज की व्यवस्था है वो बनाए रखने के लिए सलाह देते हैं और उनके विचार से सारे लोग क्या हैं, सहमत नहीं होते थे इनके विचारों से। प्रश्न संख्या 10, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक महिला थी। हमने देखा था कि बच्चों 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान क्या बनती है, जो इल्तुतमिश की बेटी है वो दिल्ली की महिला शासक बनती है। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? तो बच्चों देखें कि सल्तनत काल की तुलना में आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है। हम देखते भी हैं कि बच्चों भारत के जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर जो राष्ट्रपति के पदों पर विभिन्न महिलाएं कार्य कर चुकी है और वर्तमान में भी कई पदों पर क्या है, महिलाएं कार्य कर रही है। तो दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्ताना के लिए शासन करना अत्यधिक कठिन था उस समय और सभी अमीर वर्गों के द्वारा और जो शासक वर्ग या फिर जो लेखक वर्ग था उनके द्वारा इनका विरोध किया गया। प्रश्न संख्या 11, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे और क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? तो बच्चों देखें, दिल्ली सल्तनत में जंगलों को काटने की परिस्थिति अलग थी और वर्तमान परिस्थितियों में यदि जंगलों को साफ किया जाता है तो वो अलग है। देखें, दिल्ली के सुल्तान अपने राज्य के विस्तार और कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के लिए क्या करते थे, जंगलों को काट देते थे। लेकिन आज बात करें तो आज क्या करेंगे, जो आधारभूत ढांचा है उसके विकास के लिए जंगलों को क्या किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। जिसमें देखें सड़कों, रेल की पटरियों, इनका विस्तार, उद्योगों का विस्तार, इन सभी के लिए क्या किया जा रहा है, जंगलों को साफ किया जा रहा है। तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या है, अंतर है। इसी के साथ ये अध्याय और ये भाग बच्चों यही समाप्त होता है। इसके अगले भाग में हम बात करेंगे अध्याय संख्या 4 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।